तो फिजिक्स में होता क्या है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर आप बताते हो, है ना, तो उसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स में काउंट नहीं होगा। तो हमने चार्ज जो खोजा है उसको हमने डिटेक्ट भी तो करना है। डिटेक्ट करने के कितने मेथड है, तो या तो आप उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे या तो फिर क्या करोगे, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट नहीं बताते, बस बताते हैं कि हाँ इस पर चार्ज आ गया है ना, या फिर इसका मास है, कितना है ये नहीं पता। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दोनों लीव्स के ऊपर आ जाएगा। अब दोनों लीव्स क्या होंगे, सेम नेचर का चार्ज आएगा तो क्या होगा, हमको डाइवर्ट होते हुए दिख जाएंगे। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई चार्ज जैसी चीज़ आ गई। चार्ज की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होती है ना। ठीक, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखो चार्ज को चाहे बोला बेसिक प्रॉपर्टी बोलो चाहे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ बोलो, सबका मतलब सेम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को देखो आप क्या कर सकते हो, ना तो उसको है ना क्रिएट कर सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो ना। हेलो फ्रेंड्स, कॉमेट हब परिवार में आपका स्वागत है। आप है ना, आपने लास्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ छोटी छोटी बातें करी थी, है ना। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, चार्जेस के यूनिट के बारे में देखा था, चार्जेस के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में देखा था, फिर चार्जेस को एग्जिस्टेंस में कैसे लाएं ये हमने देखा था। तो चार्जेस को एग्जिस्टेंस में लाने के टोटल 3 तरीके हमने सीखे थे। पहला कौन सा सीखा था, फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा सीखा था, कंडक्शन, और तीसरा क्या सीखा था, इंडक्शन। ठीक है, लास्ट हमने यहीं तक पढ़ाई करी थी ना, आज हम लोग उसके आगे पढ़ते ना। ठीक है, तो लास्ट वाले टॉपिक से एक हम छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए, फिर आगे की थ्योरी कंटिन्यू करी जाए। ठीक है, स्टार्ट करा जाए। देखो ठीक, इस क्वेश्चन में देखो है ना क्या कह रहा है। ठीक, देखो बोला क्या है, 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 है ना, सस्पेंडेड यूजिंग थ्रेड है ना, पेयर 1 to 2 4 एंड 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, वाइल पेयर 2 3 एंड 4 5 शोज रिपल्शन। ठीक है, तो बताना है कि बॉल 1 पर किस नेचर का चार्ज होगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब क्वेश्चन आप लगाते हो तो थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको है ना क्वेश्चन में आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक, तो इसको करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते, डायरेक्टली आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप बेसिक से करो। ठीक है, तो हम एक बार आपको बेसिक से सिखाते हैं फिर डायरेक्ट बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो शुरू करी जाए। देखो सबसे पहले करो क्या, 5 बॉल तो 5 बॉल पे सबसे पहले बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब सबके नंबरिंग कर दो है ना, तो इसकी नंबरिंग मान लो 1 कर दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखते हैं कौन अट्रैक्ट कौन रिपल हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखो 1 2, तो 1 2 में अट्रैक्शन है, तो 1 2 में अट्रैक्शन है तो ये अट्रैक्शन। ठीक है, और फिर 2 4 में भी अट्रैक्शन है तो ये भी ए नाम दे दो, और तीसरा क्या लिखा है 4 1, तो 4 1 में भी अट्रैक्शन है तो 4 1 का भी बना लो, ये हो गया आपका 4 और 1 अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, अब देखो अट्रैक्शन से कुछ हम क्या करते हैं, कुछ चार्जेस के नेचर को कंसीडर कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा सही है कि गलत है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो 1 और 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये मान लो पॉजिटिव ले लिया, इसको मान लो नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अपोजिट नेचर का चार्ज इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 1 और 2 का साइन हमने मान लिया, एक पर क्या आ गया पॉजिटिव और दूसरे पर क्या आ गया नेगेटिव। ठीक, अब एक बात बताओ, 1 और ये 4। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 देख लो, चाहे 2 4 को देख लो, तुम्हारी जिसकी इच्छा करे उससे देख लो। तो 1 और 4 को आप देखोगे तो 1 और 4 में भी तो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो 1 को आपने अगर पॉजिटिव माना है तो 4 वाले को नेगेटिव लोगे तभी ऐसा होगा। ठीक, अब सोचो 2 और 4 में अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं। अब देखो दोनों पर कैसा आ गया, नेगेटिव। ठीक, दोनों पर कैसा आ गया, नेगेटिव, तो पक्का 1% जरूर उल्टा होगा, या तो फिर 1 वाले का साइन ही गड़बड़ होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा रिपल्शन वाले को भी देख लिया जाए। देखो रिपल्शन वाले में हो क्या रहा है, रिपल्शन वाले में देखो 2 3 है ना, 2 3 क्या करें, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, 2 और 3 एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, 4 और 5 भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक, आप चाहो तो एक का साइन रिवर्स कर भी आप ऐसा सब सोच सकते हो। एक को अगर आप नेगेटिव लोगे तो पक्का दूसरे को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना, उल्टा सोच सकते हैं। एक को अगर आप क्या लोगे नेगेटिव तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक, अब बताओ 1 और 4 में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये अगर नेगेटिव है तो ये पक्का आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इसको आपने पॉजिटिव ले लिया तो दो, ये पक्का दोनों में से कोई पॉजिटिव हो नहीं सकता। ठीक, तो आपने ये थोड़ा सा सीखा होगा कि जो कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रल बॉडी में भी है ना, एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कहीं हो सकता है कि दूसरा पर दूसरा ही न्यूट्रल हो, या फिर चौथा ही न्यूट्रल हो, या फिर पहला ही न्यूट्रल हो। ठीक, ये तो पक्का है कि किसी एक पर न्यूट्रल होना चाहिए ना, नहीं तो फिर है ना चीज़ें होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, तो देखते इसके लिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो
रिपल्शन वाली बात देखते हैं। अच्छा रिपल्शन बताओ, 2 और 3 के बीच रिपल्शन है, बिल्कुल 2 और 3 के बीच रिपल्शन है, ठीक। और 4 और 5 के बीच रिपल्शन है, 4 और 5 के बीच बोलो रिपल्शन है, ठीक। तो देखो जो दूसरा वाला आया है ना, उसमें रिपल्शन है और क्या अट्रैक्शन भी है, तो पक्का उस पर तो चार्ज पक्का होगा, ठीक है ना। दूसरे पर भी चार्ज पक्का होगा, तीसरे पर भी चार्ज पक्का होगा, चौथे पर भी चार्ज पक्का होगा, पांचवें पर भी चार्ज पक्का होगा, ठीक। रिपल्शन में सोचो कौन नहीं आया, एक नहीं आया, कौन नहीं आया, एक नहीं आया, ठीक। इसको आप न्यूट्रल कर नहीं सकते क्योंकि रिपल्शन किसके बीच होता है, हमेशा चार्ज बॉडी के बीच ही होता है। और अट्रैक्शन किसके बीच, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। और एक किसी भी नेचर का चार्ज हो और दूसरा कैसा हो बोलो न्यूट्रल हो, तो उनके बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो कौन बताएगा कि पक्का किसी बॉडी पर किसी पर चार्ज है कि नहीं है, रिपल्शन बताएगा। तो पक्का देखो जिनमें रिपल्शन उस पर तो चार्ज पक्का ही होना है, तो बच गया कौन, एक। तो एक को पक्का क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल, ठीक है, तभी ऐसा आंसर होल्ड करेगा। तो आंसर कौन सा सही है, सी। आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आई, ठीक है। ये तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि अगर अट्रैक्शन है, ठीक, उसी का नाम अगर सेम का रिपल्शन में भी जो चार्ज नहीं आया, ठीक है, जो चार्ज नहीं आया, किसी एक में नहीं आया, तो पक्का उस पर न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये जो हमें कन्वेंशन थे हम उसके बेस पर सब बता रहे हैं ना, ठीक है। आई थिंक आंसर सबको समझ में आ गया। तो पहला क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला देखो, ठीक। हमें देखो पता चलेगा कि चार्ज जैसी चीज़ कुछ होती है ना, ठीक। तो फिजिक्स में होता क्या है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर आप बताते हो, है ना, तो उसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स में काउंट नहीं होगा। तो हमने चार्ज जो खोजा है उसको हमने डिटेक्ट भी तो करना है ना, और उसके मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है। तो आप जो कैलकुलेशन करते हो, है ना, या फिर जो आप किसी भी प्रेजेंस को आप डिटेक्ट करते हो, तो डिटेक्ट करने के कितने मेथड है, दो। या तो आप उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे या तो फिर क्या करोगे, क्वांटिटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट नहीं बताते, बस बताते हैं कि हाँ इस पर चार्ज आ गया, है ना, या फिर इसका मास है, कितना है ये नहीं पता, लेकिन है ज़रूर, कितना है वो बात की बात है। सबसे पहले उसको देखा जाए, उसको मेजरमेंट तो किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज को हम क्या करते हैं, चार्ज जो फिजिकल क्वांटिटी आई है उसको डिटेक्ट भी तो करना ज़रूरी है। तो चार्ज को डिटेक्ट करने के अपने पास कितने तरीके हैं, है तो बहुत सारे। मेजरली हमें सिलेबस में कितने पढ़ने, सिर्फ एक, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है, चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, ठीक। कैसे डिटेक्ट करता है, क्वालिटेटिव बोल सकते हो, और रिपल्शन के थ्रू आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक। अभी हम सिर्फ यही पता कर रहे हैं कि हाँ चार्ज जैसी चीज़ है, ठीक है, उसके हम लोग एग्जिस्टेंस का पता लगा रहे हैं, ठीक है। तो पता लगाने का मेथड मेरे पास कौन सा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करा जाता है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटिव दोनों, है ना। जैसे होता है बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, है ना, वो अपने सिलेबस नहीं, बस नाम सुन लो, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, और एक होता है वोल्टामीटर, ठीक। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिवली ना, उसका मेजर एग्जैक्ट बताता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, ठीक है, और बस सिर्फ पता करना है कि हाँ इस पर चार्ज आ गया, चार्ज जैसी चीज़ आ गई, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया, ठीक। एक बॉटल ले लिया ग्लास का, ठीक, उसके अंदर से क्या किया, सारे एयर को निकाल दिया, ठीक। तो अंदर क्या बच गया, वैक्यूम, ठीक है, क्या बच गया, वैक्यूम, ठीक है। हमने किया क्या, देख लो आपके सामने पूरा सेटअप है ना, इंसुलेटिंग प्लग है, बाकी ब्रास डिस्क है, ठीक है। ये ऊपर ये सब कंडक्टिंग है ना भाई, ठीक है, ये सब कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किया क्या, है ना, हमने गोल्ड का फॉइल लिया ना, ठीक है, गोल्ड का फॉइल। अब ये सवाल आता है कि गोल्ड का फॉइल ही क्यों, सिल्वर भी तो ले सकते हैं। देखो गोल्ड जो होता है ना, कभी आपने वो मिठाई देखी, मिठाई पर सिल्वर कलर का जो प्लास्टिक लगा रहता है, जो सिल्वर कलर का है ना फॉइल होता है, बेसिकली सोचो वो कितना पतला होता है। अब सोचो गोल्ड जो है ना उससे भी पतला है, गोल्ड को आप है ना सीधे कैरी नहीं कर सकते, जैसे ही कैरी करोगे टूट जाएगा। तो जो जितना हल्का होगा उस पर mg का इफेक्ट कम आएगा, और mg का इफेक्ट कम आएगा तो लीफ हमको क्या करेगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। जो हम फॉइल वहाँ पे लगाएंगे उसको क्या होगा, डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो गोल्ड क्यों यूज़ करते हैं, एक तो सबसे मैलिएबल है, दूसरी बात बहुत पतला है ना, उस पर mg का इफेक्ट कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सामने आपके सेटअप है, देखो यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, पत्ती की आकार का मोड़ दिया ना, इसलिए उसका नाम हो गया गोल्ड लीफ, ठीक है। अब सोचो यहाँ से आप क्या करोगे, किसी एक चार्ज बॉडी को लेकर आओगे, प्लस माइनस वो आपकी इच्छा है, मान लो पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं, तो इससे होता हुआ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता हुआ क्या करेगा, दोनों पत्ती पर आकर, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, दोनों लीव्स के पर आ जाएगा। अब दोनों लीव्स क्या होंगे, सेम नेचर का चार्ज आएगा, तो क्या होगा, हमको डाइवर्ज होते हुए दिख जाएंगे, ठीक। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई चार्ज जैसी चीज़ आ गई, ठीक है। तो चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का ये तरीका है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। आई थिंक ये सबसे सिंपल है ना,
ठीक है। अर्थिंग वर्थिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में अच्छे से सीखा जाएगा, ठीक। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए चार्ज की अगली प्रॉपर्टी। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज को देखो आप क्या कर सकते हो, ना तो उसको है ना क्रिएट कर सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस सिर्फ क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो ना। याद करो ट्रांसफ़र करने के आपने 3 तरीके पढ़े थे, ठीक है। तो चार्ज को ना तो बना रहे ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस सिर्फ क्या करें, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह है ना, एक से दूसरे में क्या करें, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा मतलब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि अपने पास कोई ऐसा ना कोई ऐसा अपने पास एक सिस्टम है ना, ठीक है, बाउंड्री है, मान लो ये क्या है, बाउंड्री है ना, ठीक। अब इस मान लो बाउंड्री में कोई 3 कंडक्टर है ना, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 कंडक्टर, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और ये कंडक्टर है सी। तो ए पर मान लो 7 कूलम का चार्ज है, एक बार फिर से बना देते हैं ना, ऐसा, ठीक। बाउंड्री हो गई ना भाई, ठीक, बाउंड्री हो गई, ठीक। अब इस बाउंड्री के अंदर सोचो, ठीक है, जो आपने बाउंड्री बनाई है ना, बाउंड्री का मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसमें ना। जैसे मान लो ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है और ये कंडक्टर सी है, ठीक। इससे मान लो 2 कूलम का चार्ज है, इस पे मान लो 7 कूलम का और इस पे मान लो 5 कूलम का, ठीक है। तीनों कंडक्टर पे 2 कूलम, 7 कूलम और 5 कूलम का चार्ज है, ठीक। अब दोनों को क्या करा, आपस में टच करा दिया, ठीक है। टच करने से क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे बोल सकते हैं टच कराने से पहले, ठीक, सिस्टम के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना रहा होगा, बोलो 7 2 9 9 5 14 14 कूलम रहा होगा, ठीक। तो जब उसको आप टच करा दोगे, ठीक है, टच कराने से कंडक्शन के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक। तो ट्रांसफर करने के बाद भी, ठीक, हुआ क्या होगा, ना तो कोई बाहर से चार्ज अंदर आया, ना अंदर से कोई चार्ज बाहर गया, तो चार्ज क्या रहेगा, बोलो कंजर्व ही रहेगा ना। तो टच कराने के बाद भी सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना बचेगा, 14। इंडिविजुअल पे अलग अलग हो सकता है क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उनको जब आप जोड़ोगे तो एग्जैक्ट इनिशियल वाले के बराबर आएगा, ठीक। तो आई थिंक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझ में आ गया ना, ना तो चार्ज अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड। तो चार्ज कंजर्व सबके लिए नहीं रहता, किसके लिए कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक। अगली बात, जो अगली प्रॉपर्टी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली है ना, अगली प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्वांटाइजेशन देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। देखो हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे ना जिनका नाम था मिलिकन, है ना। मिलिकन ने क्या किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया था, ठीक है, कि दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो है अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल अभी तो हो गया पॉसिबल, क्वार्क्स जिसको बोलते हैं, ठीक, वो सब अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस कराएंगे। फिलहाल अभी हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। किसने बताया था, मिलिकन ने। किस एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक बात पूछे तुमसे बताना कि जैसे मान लो जैसे तुमसे अगर पूछें कि मान लो मेरे पास ऐसा कोई, ठीक, 2 बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का नाम ए है और इस बॉडी का नाम बी है, ठीक। हम कर क्या रहे हैं, इस वाले बॉडी से ये बॉडी ए हो गई और ये बॉडी हो गई बी, ठीक है। देखो हम कर क्या रहे हैं, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के बी को दे रहे हैं, ठीक। ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, ठीक। तो मान लो थोड़ा समझना, ठीक, देखो, ठीक है, 3 पैटर्न में आपको दिखा रहे हैं ना, आप बताना इसमें से कौन सा ट्रांसफ़र पॉसिबल है, कौन सा ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो पहले मान लो हम इसको इलेक्ट्रॉन दिए 5/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरे पर दिए मान लो 5e इलेक्ट्रॉन और तीसरे पर दिए 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बात बताओ, आपने थ्योरी क्या मान कर चली थी, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप क्या, जब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो आप चार्ज का जो ट्रांसफ़र करोगे क्या वो फ्रैक्शन में कभी कर सकते हो,
क्या कभी फ्रैक्शन में किया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। ठीक, जब दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो उसको तोड़ देना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम करेंगे क्या, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को, है ना, चार्ज का ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक, तो वो ट्रांसफ़र कैसा होगा? एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, कैसा ट्रांसफ़र होगा भाई? पक्का ना? एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, देखो जब भी किसी बॉडी को हमको चार्ज का ट्रांसफ़र करना हुआ, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, और जो जिस छोटे चार्ज को आप ट्रांसफ़र करें उसको बोलते हैं क्वांटा। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वांटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नाम क्वांटा। ठीक, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है। जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना हुआ, आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, यानी यहाँ पे जो n होगा, ठीक है, n इज अ सेट ऑफ इंटीजर ना। n किसका सेट होगा बोलो? इंटीजर का। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक है, बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है जो मिलिकन ने कैलकुलेट करके बताई थी। ठीक, और इसका अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। रियल में वैल्यू ये होती है। ठीक, आई थिंक क्वांटाइजेशन क्लियर। ठीक, तो जब भी किसी बॉडी से, ठीक, दूसरी बॉडी को, है ना, चार्ज का ट्रांसफर करना हुआ तो फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ऐसे ही करा जा सकता है। ठीक, एन इज अ सेट ऑफ इंटीजर। ठीक, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक है, और जिस, ठीक है ना, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसी का नाम क्या हो गया? क्वांटा। बाकी जो भी होगा सब उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो अब आगे हुआ क्या? ठीक, जैसे ही थ्योरी अपनी आगे बढ़ी, है ना, हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, उनका नाम था कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन था, कार्ल एंडरसन, है ना। उन्होंने बताया था, 1936 की बात है, उन्होंने बताया था, उन्होंने किया क्या था कि वाटर वेपर को फ्रीज कर दिया था और उस पर इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करा दिया था। ठीक है, तो हुआ क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्ड हुआ, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ। वो प्रोटॉन के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल डिटेक्ट किए गए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से दिखने में छोटे थे लेकिन उनका मास क्या था? प्रोटॉन से ज़्यादा था। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन में हमने ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ी, है ना, बहुत से साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला कि जो प्रोटॉन है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन है, ठीक, प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए ना। ठीक है, तो बाद में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके भी फ्रैक्शन करे जा सकते हैं ना, तब इनसे भी छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? क्वार्क्स। तो क्वार्क्स होता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे होते हैं ना। ठीक, तो जब भी हम क्या करेंगे? प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे ना, तो प्रोटॉन को ब्रेक करने पर होगा क्या? उनके छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे ना। हम मान के चलते कि जो प्रोटॉन है वो क्वार्क से मिलकर बना है ना। कितने क्वार्क से? 3 क्वार्क से। ठीक, एक का नाम क्या है? अप। ठीक, प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से मिलकर बना है ना। ठीक, 3 क्वार्क कौन कौन से? एक अप है, दूसरा भी अप है और तीसरा क्या है? डाउन। ये अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स क्या होते हैं? ये देखो, इनका मैग्नीट्यूड ऊपर में लिखा हुआ है। तो जो अपना अप क्वार्क्स होगा, है ना, अप क्वार्क्स, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बोलो? 2e/3। ठीक, 2e/3 देखो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, 2e/3 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। ठीक, और दूसरा कौन सा? डाउन क्वार्क्स। ठीक है, ये प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन है ना। जब आप प्रोटॉन को ब्रेक करोगे, ठीक है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को आप ब्रेक करोगे तो पक्का उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलेंगे, जिनका नाम क्या है? इन सबको मिलाकर क्वार्क्स बोलते हैं ना। ठीक, एक अप क्वार्क्स का मैग्नीट्यूड 2e/3 और एक हो जाएगा डाउन क्वार्क्स का मैग्नीट्यूड माइनस या e/3। ठीक है, अब दिक्कत की बात ये है कि ये जो क्वार्क्स हैं, ठीक है, ये जो क्वार्क्स हैं, है ना, इनका फ्रीली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक, इनका आप न्यूक्लियस को जब आप ब्रेक करो, प्रोटॉन को ब्रेक करोगे तब ये मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अभी मेरे मान लो ये सब मिल भी गए तो इनका कोई फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो जिनका फ्रीली एग्जिस्टेंस होगा वही मेरे लिए फंडामेंटल होगा। जब आप प्रोटॉन को ब्रेक करोगे तब ये निकलेंगे, इनका फ्रीली कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं। ठीक, तो मेरे लिए अभी सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके क्या होगा? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वार्क्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अभी भी दुनिया हमारे लिए सबसे छोटा पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। रीज़न, क्वार्क्स भले ही हैं इलेक्ट्रॉन से भी छोटे, लेकिन क्या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, क्वार्क्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स समझ में आ गया। और आपसे एग्जाम में छोटी छोटी बातें पूछता है कि प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन बताओ और न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन बताओ। तो जो अपना न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन होगा, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है बोलो?
एक अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से, ठीक। आप दोनों को रख कर देख लो, 2 डाउन क्वार्क से रखो, एक अप क्वार्क से रखो, कट पिट के यही आपको ये बचेगा, ठीक। ऐसे ही मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। अब रख कर देखो 1 पियोन आपको मिल जाएगा, ठीक है, चार्ज आपको मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन किससे बना है, एक अप क्वार्क से, 2 डाउन क्वार्क से। अप क्वार्क क्या होता है समझ में ना, अप क्वार्क का मैग्नीट्यूड 2e/3, डाउन क्वार्क का मैग्नीट्यूड -e/3, ठीक। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन है, ठीक। जब इनका है ना, और डिटेल में एक क्वार्क के बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा और अच्छे समझ लेना, क्लियर है। अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स दोनों समझ में आ गया। इन सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा, क्वार्क्स। ये सब कहाँ पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। उनको जब आप ब्रेक करोगे तो ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होंगे, आपको मिलेंगे, ठीक। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये सब नहीं है क्योंकि इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक। और दूसरी बात, अगर मान लो कल के दिन में हम क्या करते हैं कि इनको हम ढूंढ भी लेते हैं कि क्वार्क्स मान लो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। क्वार्क्स क्या होता है बोलो, एग्जिस्ट करता है, तो भी क्या होगा, क्वांटाइजेशन क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे ई, अब आप क्या पढ़ेंगे, e/3 का इंटीग्रल मल्टीपल पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर ये मिल भी जाते हैं तो हमारे क्वांटाइजेशन का जो क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी, हमेशा होल्ड करेगी, क्लियर है। तो है ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स इज प्रूव्ड देन आल्सो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन रिमेन्स वैलिड। वो हमेशा वैलिड रहेगा, बस फर्क क्या होगा, उसमें क्वांटा चेंज हो जाएगा ना। जैसे अभी क्वांटम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लेते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, e/3 को ले लेंगे, ठीक। तो अगर क्वार्क्स मिल भी जाते हैं, है ना, या कोई ऐसे पार्टिकल मिल भी जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं, ठीक, तो भी क्वांटाइजेशन क्या होगा, वैलिड होगा। चेंज क्या होगा, क्वांटा होगा ना, लेकिन क्वांटाइजेशन क्या होगा, हमेशा होल्ड करेगा, ठीक। आई थिंक तीनों बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। पहला कौन सा था, एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, बस चार्ज हमको जैसे दिख जाए चुपचाप उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज किसके लिए कंजर्व रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्योंकि चार्ज आप ना तो बना सकते हो ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन में कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज का ट्रांसफर करना हुआ, आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है। किस में कर सकते हो, एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। उसके बाद हमने छोटी सी एक और बात पढ़ी, ठीक, क्वार्क्स के बारे में, ठीक। क्वार्क्स क्या होता है समझ में आया ना, ठीक है। क्वार्क्स क्या होता है, जब प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सब एटम के पार्टिकल्स है ना, उनको आप ब्रेक करोगे तो है ना, तो उसमें ऐसे क्वार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब क्वार्क्स का मैग्नीट्यूड 2e/3 और डाउन क्वार्क्स का मैग्नीट्यूड -e/3, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एक न्यूट्रॉन किससे बना है, तो एक अप क्वार्क से, 2 किससे बना है, डाउन क्वार्क से, है ना। आप इस पर चार्ज रख के इसका मैग्नीट्यूड आप मिला लेना, ठीक। और प्रोटॉन किससे बना है, 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से, ठीक। इनका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अगर ये फ्रीली एग्जिस्टेंस में आएंगे भी तो भी क्वांटिटेशन क्या होगा, वैलिड होगा, बस क्वांटा चेंज हो जाएगा, ठीक। तीनों प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आ गई, ठीक। आइए देखते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, बोला क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक -1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक, ठीक है। -1 कूलम ऑफ चार्ज में है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपको बताना है, या फिर ट्रांसफर कितने हुए ये आपको बताना है, ठीक। तो 1 कूलम चार्ज तो रख लेते हैं भाई, देखो Q की वैल्यू मॉड वैल्यू ले लेते हैं, बाद में माइनस होने से आप लगा लेना, ठीक। Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, है ना, तो फॉर्मूला लगा देंगे Q = N × E, ठीक। Q की वैल्यू कितनी हो गई 1, N नंबर निकाला, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। -19 को आप ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6, ठीक। इसका चाहो तो आप डेसिमल ऊपर ले जा सकते हो, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16, ठीक। इसको हल कर लो, 100 लिख लो, नीचे लिख लो 16 × 10 कितना हो जाएगा 18, ठीक। डिवाइड कर लो 16 × 96, है ना, 16 × 2 32, 16 25 C × 10 कितना हो गया 18, ठीक है भाई। मैथ आता है ना भाई, ये फ्रैक्शन में नहीं है, समझे ना, कंप्लीट नंबर में ना। उसका जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 625 हो जाएगा ना, तो 625 × 10 कितना हो गया 16। अब सोचो 1 कूलम चार्ज, ठीक, अगर आप किसी को दे रहे हो, है ना, या उससे उतने कूलम चार्ज है ना, चार्ज ले रहे हो, तो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, 625 × 10⁻16, ठीक। तो 625 × 10⁻16 सोचो, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। तो याद है मैंने तुम्हें बताया था कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, चार्ज की बड़ी यूनिट होती है। क्यों बड़ी यूनिट है समझ में आया ना, क्योंकि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने का तो समझ जाओ कितने इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर रहे हो, 625 × 10⁻16, ठीक है। इतने को आप काउंट कर सकते हो, तो आंसर है नहीं, इतने को काउंट नहीं किया जा सकता। इसलिए 1 कूलम क्या होता है, चार्ज की बड़ी यूनिट कहलाती है, ठीक। माइक्रो कूलम को भी आप सॉल्व करोगे तो 1 माइक्रो कूलम में भी लगभग 10⁻12 आएगा, तो वो भी अच्छा खासा नंबर है। तो
1 माइक्रोकूलम भी अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, ठीक। जिसको आप गिन नहीं सकते उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, और जिसको आप गिन सकते हो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो क्वांटाइजेशन है वो किसके लिए वैलिड है? माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। किसके लिए वैलिड नहीं है? मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए ना। तो यहाँ पर नंबर काफ़ी बड़ा आ गया, जिसको आप गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन वैलिड वही होगा जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी को गिन सकते हो। जहाँ पर आप गिन ही नहीं सकते वहाँ पर क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो क्वांटाइजेशन किसके लिए वैलिड है? माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए, ठीक। और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल आता है तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं रहता। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वहाँ पर आपको दिख गया, तो यहाँ से पता चला कूलम इज अ बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक न्यूमेरिकल समझ में आया। अगला देखो, अगला क्या बोला है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम्स, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड देन चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज। ठीक है, आप खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, है ना। चीज़ों को समझ समझ के लगाओगे तो सही से आएगा, ठीक है। और जब आप खुद से करते हो तो आप खुद की मदद खुद से करते हो ना। जब आप खुद से खुद की मदद करोगे तभी आप दूसरा कोई आपकी मदद करेगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके पढ़ा करो, है ना। बस आंसर आ गया उससे ही नहीं रहते हैं, नहीं पर हम लोग ना, ठीक, हम लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो किसी चीज़ को खूब डीपली सोचा करो, आंसर आया उसके बाद भी सोचा करो। क्वेश्चन से क्वेश्चन ही तो बनता है, आईटी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ से आप खत्म करोगे वहीं पर उसको खत्म कर दोगे तो कभी चीज़ें खत्म नहीं होंगी। जहाँ से चीज़ें खत्म हुई वहाँ से आप शुरू हो जाओ, ठीक है। जितना डीपली सोच पाओ, समय है तो सोचना, ठीक है। सॉल्व करा जाए। देखो 1 किलोग्राम में कितने 4 × 10⁻20 एटम्स हैं, ठीक। तो बताना है, और हर एक एटम से क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक। तो बोला देन द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए। तो देखो भाई 1 kg में जो आपका होगा, 1 kg में कितना नंबर है, 4 × 10⁻20 है, ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितना होगा, तो 4 × 10⁻20 1 ग्राम में ना, तो 1 kg में कितने ग्राम, 1000 से इसको क्या कर लो, आप डिवाइड कर लो, ठीक। तो 1 ग्राम में, ठीक, ठीक है, 1 ग्राम में कितने एटम्स हम ये निकाल रहे हैं। तो जब आप करोगे तो याद आएगा 4 × 10 के पावर कितना आ गया भाई, 70। तो 1 ग्राम एटम्स में, 1 ग्राम है ना सॉलिड में इतने एटम्स आपके मौजूद होंगे, ठीक। तो ये बताना है कि 1 ग्राम में कितने चार्ज आ गए। तो ठीक है, 1 ग्राम में हमने क्या नंबर निकाल लिया, तो 1 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट है ना, और एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इतने से कितना निकलेगा, तो चार्ज ऑन 1 ग्राम सॉलिड। सॉलिड है ना, गेन है ना, इतना गेन किया तो कितना होगा, 4 × 10⁻17। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई कर लो, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना, 1.6 × 10 के पावर कितना भाई, -19 कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, यही चार्ज का ट्रांसफर होगा ना। आई थिंक इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ठीक है। तो चीज़ों को खुद से एनालिसिस करना सीखो, ठीक, और थोड़ा सा खुद के लिए भी कुछ करो, ठीक, बढ़ा जाके। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोले, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इतना है, तो तुमसे क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया भाई, ठीक। ये कूलम है ना, इतना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो बोला कि उस, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे निकले होंगे ना, ये क्वेश्चन है पूरा ना। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉलीथीन के पीसेस से निकले होंगे, या दूसरे पर कितना आया होगा यही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको Q की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁻7,
ठीक। तो यहाँ से Q बराबर एन ही निकाल लिया जाए। तो यहाँ से नंबर आप निकाल लोगे, मान के चले खुद से कर लेना। क्या आप नंबर निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो जितने नंबर निकालोगे वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, ठीक, और दूसरे पर गया होगा, ठीक है। आई थिंक नंबर क्लियर है ना, ठीक, नंबर क्लियर है। अब दूसरी बात आपसे पूछता है कि यहाँ पे मास का ट्रांसफर हुआ है क्या? मास का ट्रांसफर हुआ है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर निकाल लेंगे और पूछे कितने है ना मास का ट्रांसफर हुआ, तो ये बता सकते हैं कितने मास का ट्रांसफर हुआ। तो लिखोगे ट्रांसफर्ड मास, ट्रांसफर्ड मास। तो ट्रांसफर्ड मास क्या होगा, जो भी नंबर यहाँ से निकालोगे एक प्रोटॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के मास का मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10⁻³ kg, ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो जितने मास का ट्रांसफर होगा ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ठीक है। बेसिक है, नेक्स्ट से कूलम्ब्स लॉ, ठीक। अब लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है। थैंक यू।